गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रकाश रसायन फोटोकेमिस्ट्री के टॉपिक में अभी तक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रकाश रसायन के प्रक्रम, द्रव्य के साथ प्रकाश विकिरणों की अनुक्रिया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। प्रकाश रसायन के अंदर हम अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का अवशोषण कैसे होता है। हम प्रकाश के अवशोषण के अंदर सिंपल सी चीज़ हम पहले लेते हैं। हमने द्रव्य के साथ अनुक्रिया जब पढ़ी थी उसमें हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें आपतित विकिरण था, परावर्तित विकिरण था, अवशोषित विकिरण था और पारगमित विकिरण था। आपतित, परावर्तित, अवशोषित और पारगमित विकिरण, इन सब का हमने एक रिलेशन शो किया था और उसी रिलेशन के थ्रू हम एक नई अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाश का अवशोषण। देखो, जब एक वर्णी प्रकाश विकिरण किसी समांगी माध्यम पर आपतित होता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और शेष बचा हुआ भाग पारगमित हो जाता है। हमने एक डायग्राम बनाया था पहले भी, आज भी वही डायग्राम है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे हमने एक विकिरण लिया, ये विकिरण है हमारा आई नोट, जिसको हमने आपतित विकिरण बोला था। ये विकिरण जब पदार्थ की सरफेस से या द्रव्य की सरफेस से टकराता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है। और जब ये परावर्तित होता है तो वापस टकरा के उसी दिशा में निकल जाता है। ये हो गया अपना आई आर, परावर्तित विकिरण। ठीक है, अब इस पदार्थ के अंदर जितनी भी विकिरण अवशोषित होती है उसको बोला जाता है अवशोषित विकिरण, जिसको आई ए के द्वारा इसको शो करते हैं। ए का मतलब हो गया एब्जॉर्बेंस। हम यहाँ पे प्रकाश के विकिरण की जब बात करते हैं तो पदार्थ की मोटाई, इस पदार्थ की कितनी मोटाई है, कितनी दूरी में प्रकाश है, कितनी मोटाई तक, ये कितनी सघनता तक प्रकाश जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये किससे पता चलेगा? पदार्थ की मोटाई से पता चलेगा। जब प्रकाश विकिरण अवशोषित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, उसके बाद में भी प्रकाश आपतित विकिरण कुछ ना कुछ बच जाती है, वो हो जाती है पारगमित। पारगमित को मतलब ट्रांसमिटेड, आई टी इसको शो करते हैं। अब हमारे पास में एक रिलेशन बन गया, आई नोट इज इक्वल टू आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी। आई आर परावर्तित विकिरण, अवशोषित विकिरण और पारगमित विकिरण, तीनों का हमारे पास में एक रिलेशन बना। अब क्या होता है, प्रकाश विकिरण के अंदर हमारे पास में जो आई आर पारगमित विकिरण जो है उसकी तीव्रता या उसका मान जो होता है हमारे पास वो 4% से भी कम होता है। 4% से कम होने के कारण इसको हमने मान लिया नगण्य, न के बराबर, नेग्लिजिबल मान लिया। तो हमारे पास में जो रिलेशन बना हुआ है वो हमारे पास है आई नोट इज इक्वल टू आई ए प्लस आई टी। ये तो हमारे पास में आपतित विकिरण, अवशोषित विकिरण और पारगमित विकिरण का रिलेशन बन गया। अब हमारे पास में अगर हम आई ए निकालना चाहें तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा? आई ए इज इक्वल टू आई नोट माइनस आई टी। ये रिलेशन हमारे आगे के जितने भी जो नियम प्रतिपादित करेंगे प्रकाश का अवशोषण के, उसके अंदर हमारे काम आएंगे। आई ए बराबर आई नोट माइनस आई टी। अब एक चीज़ आती है कि प्रकाश का जो अवशोषण होता है, ये प्रकाश का अवशोषण प्रकाश किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन से कम होता है, किन से ज़्यादा होता है। तो प्रकाश का जो अवशोषित विकिरण होता है वो उसकी तीव्रता में कमी माध्यम की मोटाई से आ सकती है, माध्यम विकिरण की प्रकृति से आ सकती है, माध्यम की प्रकृति के साथ साथ ये आपतित विकिरण की तीव्रता के अंदर कम ज़्यादा होने से या तीव्रता की कमी या ज़्यादा होने से भी प्रकाश का अवशोषण कम और ज़्यादा होता है। प्रकाश के अवशोषण को सिद्ध करने के लिए दो नियम प्रस्तुत किए गए हैं, एक है लैम्बर्ट नियम और दूसरा है बीयर का नियम। इन दोनों नियमों का प्रतिपादन इन्हीं के, जिनका नाम है लैम्बर्ट ने लैम्बर्ट नियम का किया और बीयर ने बीयर नियम का किया। कुछ साइंटिस्ट इनके पहले भी काम करते थे, जैसे वॉजर ने क्या किया था, लैम्बर्ट नियम से पहले अपना नियम दिया था और नियम के बाद उन्होंने क्या कहा कि माध्यम की मोटाई का फर्क पड़ता है लेकिन साथ में इसकी तीव्रता का भी, जो आपतित विकिरण होती है, अवशोषित विकिरण होती है, उसकी तीव्रता का भी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं लैम्बर्ट नियम का। ये एक अच्छी सी डेरिवेशन है
इस डेरिवेशन के थ्रू हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कौन सी आई थी? देखो, हमने जब प्रकाश का अवशोषण पढ़ा था तो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी IA बराबर I0 माइनस IT। ये इक्वेशन हमारे आगे काम में आने वाली है, जिसको हम स्टार इक्वेशन के नाम से डिनोटेड कर देते हैं। ये स्टार इक्वेशन हमारे बाद में काम आएगी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तब। देखो, किसी भी माध्यम पर जो आपतित प्रकाश विकिरण होता है उसकी परास का अध्ययन सबसे पहले व्रोजर ने किया था और उसके बाद में किसने किया? लैम्बर्ट ने किया। अब लैम्बर्ट ने क्या कहा कि जब एक वर्णी प्रकाश विकिरण किसी समांगी माध्यम, यानी कि एक वर्णी प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश विकिरण किसी समांगी माध्यम पर माध्यम से गुजरती है, और समांगी माध्यम का मतलब जिस शुद्ध द्रव हो गया, यानी कि उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्ध द्रव से गुजरती है, तो अवशोषण माध्यम की मोटाई प्रकाश विकिरण के समानुपाती हो जाती है। प्रकाश विकिरण के समानुपाती होने का मतलब DI/dt समानुपाती I। अब ये जो रिलेशन बना हुआ है उसमें हम एक साइन लगाते हैं, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन क्यों लगाते हैं? ये प्रकाश की तीव्रता में आई कमी को बताता है, और उसके थ्रू हमने ये एक इक्वेशन नंबर 1 लगाई। जब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं तो यहाँ आई तो होती है निर्गमित प्रकाश की तीव्रता। आई क्या होता है? निर्गमित प्रकाश की तीव्रता। और हमारा टी क्या होता है? समांगी माध्यम की मोटाई, जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया था डायग्राम के अंदर, वही चीज यहाँ पे शो होती है। जब हम यहाँ पे DI/dt समाकलन का निशान हटाते हैं तो यहाँ पे KI बन जाता है। K आपका क्या है? एक स्थिरांक है जिसको समानुपाती स्थिरांक या अवशोषण स्थिरांक कहते हैं। इस समानुपाती स्थिरांक और अवशोषण स्थिरांक का यहाँ पे मतलब होता है, ये स्थिरांक का क्या होता है? इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी, मतलब इसकी नंबरिंग जो वैल्यूज होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब समीकरण 2 जो हमारे पास है उससे हम क्या निकालते हैं? देखो, ये समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 के अंदर हम क्या करते हैं? dt को तो इधर ले जाते हैं और I को इसके नीचे लेके आएंगे, तो DI/I आ गया यहाँ पे, और इधर K के पास में क्या चला जाएगा? K dt, माइनस का निशान वैज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करते हैं? माइनस के निशान को इधर की बजाय क्या लाएंगे? इस साइड लाएंगे। इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, माइनस की वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी। DI/I इक्वल टू माइनस K dt। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो dt वर्ड लिया है, इस dt को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? dx से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने डायग्राम के अंदर x मोटाई ली थी, जबकि होती है, हमने जो इक्वेशन स्टार्ट की वहाँ पे t को मोटाई से संबंधित किया था, समांगी माध्यम की मोटाई, और यहाँ पे x हमने डायग्राम में शो किया था, वो भी समांगी माध्यम की मोटाई है। अब हम जब इनका समाकलन करते हैं, किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का जब हम समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज होती है? हम DI/I के लिए तो समाकलन के लिए लेते हैं I0 और IT, और इसके लिए जो हमने फॉर्मूला बनाया है DI/I इक्वल टू माइनस K dx, क्योंकि dt को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? dx से रिप्लेस कर दिया। अब जब हम इनका समाकलन करते हैं, इसका समाकलन I0 से लेके IT तक करेंगे, और K क्या है आपका? कोफिशिएंट है, स्थिरांक है, इसलिए इसका समाकलन नहीं हो सकता। किसका समाकलन होगा? केवल dx का समाकलन होगा। x बराबर 0 से लेके x बराबर x तक आपका समाकलन होगा, ठीक है। अब आपको पता है जब ऊपर की वैल्यू फ्रैक्शन में होगी और नीचे की कंप्लीट वैल्यू होती है तो हमारे पास में क्या आता है? फाइनल अपॉन इनिशियल, यानी कि इसकी जो समाकलन आएगा वो क्या आ जाएगा? ln IT अपॉन I0। इसी तरह से इसका समाकलन माइनस K, अब x बराबर 0 वैल्यू हो तो 0 का तो 0 रह जाएगा, और x का बराबर x है तो क्या हो गई? ये हायर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो kx। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। जब हमने इसका ln ले लिया, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को आने के बाद में हम इस ln को चेंज करते हैं। अगर हम दूसरी साइड में लेके आएंगे तो log बेस e लेना पड़ेगा। ln को दूसरी साइड में ले जाके चेंज करेंगे तो log बेस e लेते हैं, और log बेस e का मतलब क्या हो जाएगा? इधर तो क्या बचेगा? IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस, वैसे का वैसा है अपना,
ln को चेंज किया तो log बेस में क्या आ गया e, और ये जो वैल्यू थी वो किस कहाँ चली जाएगी, इसकी पावर में चली जाएगी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, यानी कि IT अपॉन I0 इक्वल टू e की पावर में माइनस kx। ठीक है, अब इसी समीकरण को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। IT का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I0 को दूसरी साइड में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, IT इक्वल टू I0 e वैसे का वैसा है और माइनस kx पावर वैसी की वैसी। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, IT की, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 तो मैंने शुरू में आपको बताया था, एक स्टार इक्वेशन बताई थी शुरू वाली, IA बराबर I0 माइनस IT। इस स्टार इक्वेशन के अंदर हम इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब 6 से इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी। इस नई इक्वेशन को कैसे पुट करोगे, देखो स्टार इक्वेशन आपके पास में ये वाली है और आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है, केवल और केवल IT की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास स्टार इक्वेशन है ऑलरेडी। हम इसको इक्वेशन नंबर 7 भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं रहे तो हम इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं इक्वेशन नंबर 7 में इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 क्या हमारी, IA बराबर I0 माइनस, यहाँ पे वैल्यू है IT और IT की वैल्यूज हम यहाँ से लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, I0 e की पावर में माइनस kx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे I0 और यहाँ पे भी क्या है I0, दोनों के अंदर I0 है, यानी कि आपतित विकिरण की जो मूल आवृत्ति थी वो हमारे पास दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, IA बराबर I0 1 माइनस e की पावर में माइनस kx। ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 8। लैम्बर्ट नियम यहाँ तक आ गया अपना कि हमने IT का मान निकाल लिया, IT की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब बात आती है कि हम इसको आगे इक्वेशन को, डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक अपनी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कौन सी यूज में लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी अपनी, ln IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस kx। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास थी, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे। ln हमारे पास में ऑलरेडी है, इस ln को हम क्या करेंगे, लॉग में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 4 को लॉग में बदलने पर, इक्वेशन नंबर हमारे पास वैसी की वैसी है, जब इसको लॉग में बदला जाता है तो ln को लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2.303 मल्टीप्लाई लॉग IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस kx। ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, जब हमने ये वैल्यूज पुट की हैं, इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, 2.303 को हम इधर लेके आएंगे तो इधर आ जाएगा, के पावर में नीचे जाएगा ये। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कैसे बनेगी, log IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस k 2.303x। अब देखो मैंने k के नीचे 2.303 रखा है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है हम इसको एक अलग कोफिशिएंट से शो करने वाले हैं। इसको हम शो करेंगे k डैश से। ठीक है, ये जो k डैश है उसको हमने किसने किया, k अपॉन 2.303। इसकी जगह हमें क्या लिखना है, k डैश लिखना है। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, log IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303x, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 9। अब समीकरण 9 में k अपॉन 2.303 की जगह हमें क्या पुट करना है, k डैश पुट करना है। जब k डैश पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, log IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस का निशान नहीं भूलना है, k डैश x। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 10। अब देखो समीकरण नंबर 10 जो आया है,
अब इसके पहले हमने ln वाला चेंज किया था, तो ln को जब हम दूसरी साइड में चेंज करते हैं तो log बेस e लिया था। क्या लिया था हमने? log बेस e। लेकिन जब हम log को चेंज करते हैं तो हम लेते हैं log बेस 10। अब log बेस 10 कैसे लिया हमने वो देखते हैं। हमारे समीकरण नंबर 10 आ गया। log को इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? IT अपॉन I0, सेम वैसा का वैसा है। log को इधर लेके जाना है तो log बेस यानी कि बेस पे क्या बनेगा आपका? 10 और माइनस k डैश x। ये हो गई हमारी, ये पावर में है, 10 की पावर में है क्या? माइनस k डैश x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 11 आपके पास में बनी हुई है। अब वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, IT की वैल्यू वहाँ पे भी निकाली थी और IT की वैल्यू यहाँ पे भी निकाल रहे हैं। तो IT की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? I नोट किधर चला जाएगा? दूसरी तरफ। log बेस में 10 वैसे का वैसा है, डॉट से कर सकते हैं या क्रॉस से कर सकते हैं, माइनस k डैश x। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 12 है। यहाँ पे जो ये k डैश हमने यूज किया है, ये k डैश को हम अवशोषण माध्यम अथवा पदार्थ का विलोप गुणांक क्या बोल सकते हैं? पदार्थ का विलोप गुणांक, ये इसकी वैल्यू, जैसे k था ना अपना स्थिरांक, वैसे ही k डैश भी क्या है? स्थिरांक, जिसको बोला जाता है पदार्थ का विलोप गुणांक। अब समीकरण 11 में IT अपॉन I0 को पारगम्यता द्वारा अगर हम प्रदर्शित करें, IT अपॉन I0 को पारगम्यता द्वारा प्रदर्शित करते, पारगम्यता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल T से प्रेजेंट करते हैं। तो पारगम्यता से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास में कैसा बन जाएगा? यानी किसको समीकरण को ना पारगम्यता कैसे डिफाइन होगी? T इक्वल टू IT अपॉन I0। ये क्या हो गई? हमारी पारगम्यता हो गई, जो है हमारा समीकरण नंबर 13। यहाँ तक कि हमने बात की पारगम्यता तक हमारा लैम्बर्ट नियम आ गया, क्योंकि हमारे पास में प्रकाश विकिरण का जो रिएक्शन हमने स्टार्ट की थी उसमें 3 चीजें आई थी। एक आया था आपका परावर्तन, एक आया था अवशोषण और एक आया था पारगमन। तो हमें अवशोषण के साथ साथ में पारगमन की भी वैल्यूज देखनी है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपतित विकिरण, अवशोषित विकिरण और पारगमित विकिरण का है। तो हमने यहाँ पे पारगम्यता कैपिटल T से डिफाइन की है और कैपिटल T का मान हमने क्या माना है? IT अपॉन I0। T का मतलब ट्रांसमिटेड विकिरण है। ठीक है, समीकरण जो हमारे पास में है उसकी भौतिक सार्थकता को निर्मित करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? एक हमारे पास में समीकरण आया था log IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस k डैश x। ये हमारे पास समीकरण था, log IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस k डैश x। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? k डैश की वैल्यू निकालनी है। k डैश की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? log IT अपॉन I0 एज इट इज वैसे का वैसा है, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास में? k डैश इक्वल टू 1 अपॉन x log IT अपॉन I0। k डैश जो है हमने क्या बताया था? पदार्थ का विलोप गुणांक। ठीक है, अब ये 1 अपॉन x log IT अपॉन I0 k डैश की वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे एक साइन आ रहा है, माइनस का साइन। ठीक है, ये माइनस का साइन क्या करता है? जब हम इस माइनस के साइन को हटाएंगे तो log में जो भी चीजें होंगी वो ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू कहाँ चली जाएंगी? ऊपर चली जाएंगी। केवल log में, नॉर्मली नहीं। आप 1 अपॉन x को x अपॉन 1 नहीं कर सकते हो, केवल माइनस का साइन हटेगा तो log में जो भी वैल्यूज होंगी वो I नोट ऊपर चला जाएगा और IT नीचे चला जाएगा। कब? जब इस माइनस के साइन को हम यहाँ से हटाएंगे। तो हमारे पास में k डैश क्या बन जाएगा? k डैश इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x log I नोट अपॉन IT। ठीक है, k डैश अपना जो वैल्यूज आई हैं वो 1 अपॉन x log I नोट अपॉन IT हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 14। इक्वेशन नंबर 14 है, उसके थ्रू हमें किसका वैल्यू
पता चल रही है, के डैश की वैल्यूज पता चल रही है। अब इसी के डैश की वैल्यू से हम किसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, log आई नोट अपॉन आई टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो log आई नोट अपॉन आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डैश एक्स, यानी कि माइनस का साइन हट गया। ये हो गया समीकरण नंबर 15। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 15 यहाँ तक आ गया। जब किसी प्रकाश विकिरण की तीव्रता अपनी मूल तीव्रता के 1/10 भाग, कितने भाग से, 1/10 भाग से कम हो जाती है तो विलोप गुणांक उस माध्यम की मोटाई का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम होता है। माध्यम की मोटाई का व्युत्क्रम होता है। तो log आई नोट अपॉन आई टी, log आई नोट अपॉन आई टी को अवशोषणांक या कैपिटल ए या प्रकाशीय घनत्व कैपिटल डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में एक वैल्यू आ रही, पहले तो हमारे पास में आया था पारगम्यता, अब आ रहा है हमारे पास में अवशोषणांक या हमारे पास में जिसको बोलते हैं प्रकाशीय घनत्व, यानी कि log आई नोट अपॉन आई टी इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल डी, यानी कि ए भी बोल सकते हैं, कैपिटल डी भी बोल सकते हैं और log आई नोट अपॉन आई टी भी इसको बोल सकते हैं। अब समीकरण नंबर 14 में से log का जो ये समीकरण नंबर 15 में से जो हमारी वैल्यूज है, log आई नोट अपॉन आई टी बराबर के डैश एक्स, इसका मान हम यहाँ पे पुट करेंगे। यानी कि log आई नोट अपॉन आई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या तो a लिख सकते हैं या d लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, a बराबर d बराबर k डैश x, वैल्यूज आ गई हमारे पास में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 16। ठीक है, अर्थात एक वर्णीय प्रकाश विकिरण किसी समांगी माध्यम पर, एक वर्णीय प्रकाश विकिरण किसी समांगी माध्यम पर आपतित होता है तो अवशोषणांक माध्यम की मोटाई के समानुपाती होता है। माध्यम की मोटाई के समानुपाती होता है, जितनी माध्यम की मोटाई होगी उतना ही उसका अवशोषणांक होगा, उतना ही उसकी प्रकाशीय घनत्व होगा। ठीक है, तो ये था आपका लैम्बर्ट नियम। इस लैम्बर्ट नियम से क्या निष्कर्ष निकलता है, सबसे पहला आपके पास में लैम्बर्ट नियम को प्रतिपादित करने के लिए एक वर्णीय प्रकाश होना आवश्यक होता है। कैसा प्रकाश होना आवश्यक है, एक वर्णीय। दूसरा, आपतित विकिरण की तीव्रता तथा आपतित विकिरण की तीव्रता तथा आवृत्ति दोनों पर ये लैम्बर्ट नियम क्या करता है, निर्भर करता है। लैम्बर्ट का जो नियम है वो माध्यम की मोटाई पर निर्भर करता है कि कितनी हमने मोटाई ले रखी है, x या t, जो हमने स्मॉल t वहां पे जो वर्ड यूज किया था, x या स्मॉल t का मान कितना हम ले रहे हैं। और पारगम्यता तो हमारे पास में आई थी, पारगम्यता क्या थी, कैपिटल T, और कैपिटल T क्या था, आई टी अपॉन आई जीरो। यानी कि ये लैम्बर्ट का नियम पारगम्यता पर भी डिपेंड करता है। तो ये थी हमारा आज का डिस्कशन, प्रकाश का आपका अवशोषण, और उसके अंदर हमने पहला नियम पढ़ा है लैम्बर्ट का नियम, और लैम्बर्ट के नियम को पढ़ने के साथ साथ हमने बियर का नियम भी इसी तरह से डिस्क्राइब होगा, केवल उसके अंदर विलियन काम में आएगा। दूसरा जो नियम है अपना बियर का नियम, उसमें केवल विलियन काम में आएगा, और विलियन में आपको पता है कंसंट्रेशन, सांद्रता काम में आती है, तो वहां पे C यूज होगा। ठीक है, ये तो था हमारा लैम्बर्ट नियम। कल हम बात करेंगे बियर के नियम की, और हमारे इस चैनल को देखने के लिए आपको बार बार लिंक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन वो इजीली आपके वेबसाइट पे डेवलप हो जाए। थैंक यू।